हमें अपनी योग्यता में क्या कमी नजर आ रही है उसको दूर करना चाहिए। देखो, ये सब कारण तो रहेंगे, लेकिन आपने कभी चरक का 30वां अध्याय एक बार दोबारा से पढ़ लो। जी चिकित्सा का जी 30वां अध्याय का एक भवंती चात्र, मतलब जब वो कंक्लूड करते हैं, जी चिकित्सा को कंक्लूड करते हैं। हेलो, जब हाँ वो जी सर, जी सर। चिकित्सा को कंक्लूड करते हैं तब वो बताता है उन्होंने बात किया है क्या? उन्होंने वो दिखाया है क्या? हमारे मुझे ऐसा बोल रहे हैं शायद। हेलो, ये कौन है देवी? इसको बोलो सुजाता। जी जी सर, मैं म्यूट कर। इति सर्व विकाराणाम उक्तम एतत् चिकित्सितम स्थानम एतस्य तंत्रस्य रहस्यम परमोत्तमम। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है ना, गीता में अर्जुन को पूरे 17 अध्याय तक पढ़ाते रहे, ठीक है ना। और 17वें अध्याय में 18वें अध्याय में जाकर के कहते हैं कि अब मैं आपको परम रहस्य बताता हूँ। जी उसी तरह से चरक भी जो है वो परम रहस्य 30वें अध्याय में बता रहे हैं। जी रहस्यम परमोत्तम, उत्तम रहस्य क्या है वो बता रहे हैं। तो प्रॉब्लम वो उत्तम रहस्य तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमने क्या किया कि देखिए, अब हम शुरू करते हैं बात अपनी। जी ये ड्रग रिसर्च में तो पिछले 50 साल से बहुत कुछ काम किया, और हमने हर ड्रग की फाइटोकेमिस्ट्री, उसकी फार्माकोडायनेमिक्स, उसकी पूरा का पूरा एक एक इंग्रेडिएंट का किस तरह से क्या काम हो सकता है, किस तरह से उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, किस तरह से उसका एक्टिव प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, कितना उसका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कितना पोटेंशिएट कर सकते हैं, ये सब किया, ठीक है ना। और ड्रग फार्मुलेशन में भी बहुत सारे माइलस्टोन्स डेवलप कर लिए कि अब तो हम क्या है कि ड्रग को बहुत सारे फार्मुलेशंस भी चेंज हो गए कि अब ड्रग को हम किस ढंग से बिना नष्ट हुए किस तरह से आदमी के शरीर में पहुंचाए जा सकते हैं। और डायग्नोसिस में तो हम कहते हैं कि हमने तो बहुत बहुत बड़ी लंबी यात्रा कर ली। डायग्नोस्टिक्स में तो हम 3D और 4D स्कैनिंग कर सकते हैं, पेट स्कैनिंग कर सकते हैं, और एवरी कॉर्नर ऑफ द बॉडी जो है उसको हम आंखों से देख सकते हैं, यंत्र शस्त्रों से देख सकते हैं, और उसका एटॉमिक एनालाइज कर सकते हैं, है ना। और उसका बहुत ही माइन्यूट ब्लड को देख सकते हैं, हिस्टोलॉजी देख सकते हैं, लिवर को देख सकते हैं, है ना, किडनी को देख सकते हैं, और लिपिड प्रोफाइल करके देख सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमारे सिद्धांत की, ये तुमने बात सही कही कि हमें एक बार पीछे लौटना पड़ेगा। हमने जो बहुत जल्दीबाजी में डिलीट कर दिया है जो साइंस, जिसको क्या है कि बहुत हमने अनुपयोगी मान लिया था, उसको एक बार फिर से देखना पड़ेगा। और सही बात तो यह है कि हमने समझे बिना ही उसको अनुपयोगी मान लिया, और जो हमारी समझ में नहीं आ सका या हमारी बुद्धि दर्पण संक्रांत था, उसको हमने साफ करने की बजाय शीशा ही बदल दिया। हमने तो मिरर बदल दिया कि चलो इसमें साफ नहीं दिखता है, अब इसमें देखेंगे। तो समस्या क्या आ गई कि समस्या ये हुई कि जिस चीज को हम लेबोरेटरी में देख रहे हैं, जिस चीज को हम मैकेनिक्स में देख रहे हैं, वो डिजीज का आउटकम है, पैथोलॉजी का आउटकम है, वो पैथोलॉजी नहीं है। समझ रहे हैं ना आप। और आउटकम ऑफ द पैथोलॉजी is definitely different with the origin, different with the root, different with the processing। और उत्पादक हेतु वही है जो पहले होते थे, लेकिन व्यंजक हेतु बदल गए। जो ट्रिगर काजेज है वो इतने सारे हिडन ट्रिगर काजेज है जो शास्त्र में तो कहीं लिखे थे, लेकिन हमने उनको ध्यान नहीं दिया।
हमने शुरू से बताया था कि इस आयु के 4 घटक हैं, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। तो हर एक घटक इस आयु को बढ़ाने में काम करता है, इस आयु को संरक्षण में काम करता है। तो हर एक घटक की इग्नोरेंस या उसको नेग्लेक्ट करना आयु को कम करने में भी तो काम करता है, समझे ना आप? हम जितनी सारी डायग्नोसिस, जितना सारा जो फाइटोकेमिस्ट्री, जितना सारा जो फार्मुलेशंस और फार्मास्यूटिकल्स डेवलप किया है, वो केवल केवल शरीर के लिए किया है। और बाकी जो 3 घटक हैं उनके लिए हमने कोई प्रोविजन ही नहीं छोड़ा और समझा ही नहीं, हमने उनकी उपयोगिता ही नहीं समझी। सही बात तो यह है कि चरक जो है वो आपको एक एक बात शुरू से समझाना चाहता है। वो जब 65 चतुष्क लिखने के बाद में जब उसने स्वस्थवृत्त चतुष्क लिखना शुरू किया और 4 अध्याय लिखे, वो 4 अध्याय जो है वो 4 कंपोनेंट्स के उपयोग के लिए लिखे उसने। वो 4 कंपोनेंट जो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा है उसके लिए लिखे कि आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। केवल शरीर के स्वास्थ्य की बात नहीं है। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो आहार पर्याप्त है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए उसने मात्रा स्थिति अध्याय में शरीर के एक एक अंगावयव की डेली ओवरहालिंग और डेली सर्विसेज के लिए लिखा। उसने अंजन में लिखा, मंजन में लिखा, व्यायाम भी लिखा, उसके बाद में उसका अभ्यंग भी लिखा, उसका स्नेहन स्वेदन भी लिखा, उसका नश्य भी लिखा, उसने कर्ण पूर्ण, अक्षय पूर्ण, नाभि पूर्ण और सब कुछ लिखा। उसने क्या है कि जन्म से शौचादि से निवृत्त होने के बाद में, सुबह उठने के बाद में, जीर्णाजीर्ण के निरूपण के बाद में आहार विधि लिखा, आहार विधि विशेष आयतन लिखे, सब कुछ लिखा। लेकिन दे ऑल फॉर द बॉडी, केवल शरीर के लिए थे, ठीक है ना। अब वो शरीर को तो हमने फिर भी समझा और बहुत कुछ हम कर भी रहे हैं, बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ कर रहे हैं। लेकिन दूसरा घटक जो था वो है तस्य स्थिति। अब ये तस्य कस्य है, इसको सोचा ही नहीं गया। तस्य कस्य, वो तस्य कौन है बताइए आप, एक बार सोचिए आप कि तस्या स्थिति का मतलब यह है कि मात्रा स्थिति तो ठीक है कि मात्रा पूर्वक जो है वो खाने के बारे में विज्ञान है ना। मात्रा पूर्वक शरीर के शोधन के बारे में विज्ञान है, ठीक है। और किस तरह से उसका शोधन करना चाहिए उसका विज्ञान। तस्य कस्य, तस्य कौन है वो है? जयप्रकाश तो चिंतक हाँ आदमी। तस्य नहीं सर, उन्होंने तो तस्य यानी कि जिसके बारे में अभी हमने बताया कि दिनचर्या ये फॉलो करनी है, वो तो हमने एक क्या कह सकते हैं शुरुआत की है, लेकिन वो भी दिनचर्या ऋतु के अनुसार बदल जाएगी। जिसको ऋतु के अनुसार कैसे परिवर्तन करना है वो समझ में आएगा, तभी जो मैंने इसके पहले अध्याय में बताया वो लागू कर पाएगा। हाँ, बस बात यही है कि तस्य जो कस्य जो मात्रा स्थिति का ध्यान रखेगा उसके लिए है ये। केवल मात्रा स्थिति का ध्यान नहीं रखने पर, केवल ऋतुओं का ध्यान रखे उसके लिए नहीं है ये अध्याय। तो तस्य यस्य मात्रा स्थितियम अभ्यसेत, जो मात्रा स्थिति का अभ्यास कर चुका है अच्छे ढंग से, उसके लिए ये तस्या स्थिति अध्याय है। क्योंकि इस शरीर में शरीर के अतिरिक्त इंद्रियां भी हैं और वो इंद्रियां जो है ये नेचर में एक्सपोज्ड है, ये ऋतुओं के अनुसार एक्सपोज्ड है। ये रिसीवर है उस नेचर के जो फ्लक्चुएशंस हैं, नेचर के जो इन्फ्लुएंसेस हैं, नेचर के जो ट्रॉमा है, उसका फर्स्ट इन्फ्लुएंसर जो है वो क्या नाम से इंद्रियां है, ठीक है ना। उसका वो जो एंटीना है वो ओपन है और वो ट्रोमा से पूरा प्रोन है और वो वल्नरेबल है।
कि उसमें जितने भी ऋतुओं के प्रभाव होंगे वो क्या है कि उस इंद्रियों पर होंगे। इसलिए क्या है कि ये 6 ऋतुएं हैं, ये आपकी चारों इंद्रियों को सबसे पहले इंद्रियों को दुर्बल करेंगी। और इसी के लिए आपको क्या है कि इन ऋतुओं के अनुसार चलना पड़ेगा, उन इंद्रियों का संरक्षण करने के लिए, उनका साधन करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अन्यथा वो तेज सूर्य की किरणें, या वो वर्षा का जल, या वो क्या है कि शिशिर हेमंत की शरद शीतकाल, वो क्या है कि आपका बसंती हवाएं, वो क्या है कि इस स्किन को, आंखों को, कानों को, सबको क्या है कि नुकसान पहुंचाएगी। वो आपके टेस्ट को भी नुकसान पहुंचाएगी। वो आपके क्या है कि सारे इंद्रियों के जो भी विषय हैं उनमें कुछ अतिरिक्तता आ गई है, कुछ एक्सेसिव है। वो जो एक्सेसिव है उसको कैसे डाइल्यूट करना, उसको कैसे कांकर करना, उसको कैसे जीतना, उसके लिए ऋतु अनुसार दिनचर्या, ऋतुचर्या भी करो दिनचर्या के बाद में। ठीक है ना? ये तस्य उसके लिए है जो मात्रा सीते का अभ्यास कर चुके हैं। ठीक है ना? और इसके बाद में एक और अध्याय है, वो लिखा है नवेगान धारणी अध्याय। नवेगान धारणी अध्याय का मतलब क्या है कि सत्व जो है वो, उसकी सुरक्षा करनी है आपको। और सत्व का पूरी तरह से जो ओपोनेंट्स हैं वो है मल। सत्व जो है वो मलों की उपस्थिति में सत्व का उदय नहीं हो सकता है। सत्व का जो अवजयन है वो मलों की उपस्थिति में नहीं हो सकता है। इसलिए मलों का जो उदीर्ण वेग है, उनका अधारण, उनका मोक्षण, और जो धारणीय वेग है उनसे सत्व का उदय, ये दोनों जो है वो सत्व के लिए है। धारणीय वेगों का धारण और अधारणीय वेगों का अधारण, मोक्षण, ये दोनों जो है उस सत्व की उत्पत्ति में बाधा है। अगर इनका इग्नोर किया, इनको नेग्लेक्ट किया, तो सत्व की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है ना? तो आचार्य का बड़ा स्पष्ट निर्देश है। लेकिन क्या है कि अब आचार्य कोई बच्चों को पढ़ाने जैसे हम 1 to 1 तो पढ़ा नहीं रहे हैं। आचार्य ने तो सोचा होगा कि ये तो तंत्र पढ़े हुए हैं, इसलिए क्या है, इनको क्या पढ़ाना है। लेकिन इसके बीच में उसको क्या मालूम था कि ऐसे अध्यापक भी आएंगे जो इसको नहीं पढ़ाएंगे। क्या उसने तो सोचा होगा कि मेरा रहस्य जो है वो कोई खास बात नहीं है, समझ जाएंगे। जैसे वो स्वयं आत्रेय के और अग्निवेश के कोई सीधे देता थोड़ी थे चरक, उन्होंने भी तो समझा ना। तो उन्होंने समझा, बाकी लोग भी समझ जाएंगे, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। तो ये जो नवेगान धारणी है ये सत्व का अध्याय है। और सत्व के उदय के लिए 2 प्रक्रियाएं हैं। एक तो उदीर्ण वेगों का मोक्षण, समय पर मोक्षण, और एक जो धारणीय वेग है उनका धारण। और तीसरा और कारण है, वो है सन्मित्र इसी अध्याय में। वो है कि आपका सत्व का उदय होने के बावजूद भी आपकी सत्संग नहीं है, असताम परिवर्जनम सताम च सेवनम नहीं है, तो सत्व जो है बहुत देर तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होंगे उसमें। वो क्या है कि सस्टेन नहीं करेगा। इसलिए क्या है कि आपको कंपनी वो भी ऐसी होनी चाहिए जो उसके उदय के बाद में उसको ग्रो करे, और उसको क्या है कि मेंटेन करे, और उसमें एक अभ्यास पूर्वक आपकी इको जो इज एपिजेनेटिक्स है उसको इम्प्रूव करे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम वी स्पेंट विद अवर फ्रेंड्स, नॉट विद अवर पेरेंट्स। क्या तो वो जो फ्रेंड्स है वो आपके सत्व का उदय करते, और इसीलिए 10 जगह लिखा है सताम सेवनम असताम च परिवर्जनम। तो ये सताम सेवनम और असताम परिवर्जनम से पहले
नवेगान धारणीय और धारणीय वो लिख दिए, तो ये सत्व के लिए है। अब एक और बात बचती है, वो है आत्मा, क्या चौथा तत्व, फोर्थ कंपोनेंट, जो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। अब आत्मा का उदय या आत्मा का भी पोषण, आत्मा का भी न्यूट्रिशन, ये तब होगा कि जब आप यम और नियम का पालन करेंगे। इसमें कुछ विधि है और कुछ निषेध है। इसके दो खंड हैं इंद्रियोपक्रमणीय के। एक क्या है कि नांद्रतम ब्रूयात से शुरू होता है कि ये निषेध है, इससे उसका हनन होगा, इससे वो कमजोर होगा। और एक ये है कि ये अवजानीता, ये न अवजानीता, ये करो, ये करो, ये करो, वो करो, तो वो है विधि। तो वो यम है जो करने लायक है, ये नियम है जो नहीं करने लायक है। तो जो करने लायक है वो करो और नहीं करने लायक है वो न करो, इसका तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। अब ये चारों जो स्वस्थ वृत्त चतुष्क के 4 अध्याय है, वो 4 कंपोनेंट्स के लिए अलग 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 डिटेल्स के साथ में लिखे गए हैं। और अगर इनका पालन नहीं होगा तो जैसे आयु का ये धारण करते हैं वैसे ही आयु का विनाश भी करेंगे, है ना। जो धारण करता है, जो अनुबंध जिसका होना चाहिए, उसका अनुबंध नष्ट हो जाएगा। या तो इंद्रिय साथ छोड़ देंगी, या सत्व साथ छोड़ देगा, या आत्म तत्व जो है वो डिप्राइव्ड होगा। तो कुल मिलाकर के ये 4 अध्याय क्यों लिखे गए, आचार्य का अभिप्राय क्या था? आचार्य का अभिप्राय ये था, फिर निर्देश चतुष्क है, फिर 4 अध्याय है। इन 4 अध्यायों में, अब वैसे भेषज चतुष्क में भी 4 ही अध्याय है, लेकिन निर्देश चतुष्क का जो 4 अध्याय है वो क्या है कि अब इतना सब कुछ करने के बाद भी ये 4 चतुष्पाद जो होंगे वही इसको मेंटेन कर सकते हैं, है ना। जो विषक द्रव्यान उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, ये 4 जो पाद है उसके जो 4 गुण हैं, जो षोडश गुण समुदाय है, वो षोडश गुण समुदाय ही इसको, इस अनुबंध को बनाए रख सकता है ना। और उसमें वो जो भेषज और वैद्य है वो आत्म तत्व है, और वो जो है वो उसकी आत्मा है, वो उसका प्रधान अंग है, और वही दुर्बल है। तो ये बाकी सब ठीक होने पर भी नष्ट हो जाएंगे, कोई मतलब का नहीं है। ये उस चौथे अध्याय 8वें अध्याय का मतलब है, 9वें अध्याय का मतलब है। फिर 10वां अध्याय कि ये सब होने के बावजूद तो ठीक हो जाएंगे क्या? फिर आचार्य मैत्रेय और आत्रेय संवाद एक बार आगे आया हुआ है, उससे वो कहते हैं कि फिर तो सब ठीक हो जाएंगे क्या? कि नहीं होंगे, फिर भी साध्य साध्यता है, फिर साध्य साध्य में याप्य और प्रत्याख्यायी भी है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो जो साध्य है वो ठीक हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक एक क्रम से इसने लिखा है कि ये साध्य क्या है और असाध्य क्या है, और साध्य क्यों होते हैं, असाध्य क्यों होते हैं। और अब जबकि हम देख रहे हैं कि डिजीजेज आर बिकमिंग अनकंट्रोलेबल डे बाय डे, तो उसमें हमारी साध्यता जो है और असाध्यता की तरफ जाने के कारण क्या है उन पर ध्यान देना चाहिए। वो कारण ये है कि आप उस कारण को, जो कारण है उसमें 2 प्रमुख कारण है। आपकी दृष्टि जो है वो प्राकृत दोषों पर है ही नहीं, प्राकृत उसको करने पर है ही नहीं, आपको तो डिजीज का एक सिम्टम वो नष्ट करने पर है। हम प्राकृत की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। उच्छ्वासोच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा दर्शनम पक्ति रुष्मा चक्षु तृष्णा देह मार्दव
स्नेहो बंध स्थिरत्वम गौरवम प्रस्ताबलम, यहाँ पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे जो रोग चतुष्क में पहले ही अध्याय में कहा गया। तो वो प्राकृत दोष अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, प्राकृतिक कर्मणाधानी वृद्धिश्चापि विरोधिना, दोषों को प्राकृत अवस्था में लाने की कोई प्रक्रिया नहीं है तो विकृत होंगे। विकृत होंगे तो फिर क्या है कि उनके एसोसिएशंस भी होंगे, फिर उनके दो संसर्ग और सन्निपात भी होंगे, फिर उनके क्रियापथ भी अतिक्रांत होंगे, फिर उनका दोष दूष्य संचार जो है वो वैविध्य भी होगा, फिर उनका देश काल अनल इत्यादि का वैविध्य भी होगा। तो देशम दूष्यम बलम कालम प्रकृतिम अनलम वय का एक संयोग है, समुदाय है, वो उस दोष से के बस में नहीं रहेगा, वो उस रोगी के बस में नहीं रहेगा। इसलिए क्या है कि इतना सारा व्यवधान आ जाएगा चिकित्सा में। तो इन सब को आचार्य ने एक एक करके और बिल्कुल क्रम से बताया था, और वो क्रम हम भूल चुके हैं। उस क्रम में वो अध्याय हम पढ़ते ही नहीं है कि ये साध्य से असाध्य होने की प्रक्रिया क्या है। साध्य से असाध्य होने की प्रक्रिया क्या है, उसमें क्या ऐसा विशेष बात है कि वो साध्य से कृत्य साध्य और कृत्य से याप्य या सीधा ही याप्य या सीधा ही प्रत्याख्याय क्यों हो रहा है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रक्रिया ही बताई गई है। हम क्या करते हैं कि बच्चों को ये रटा देते हैं कि साध्य की परिभाषा क्या है, याप्य की क्या है, कृत्य साध्य की क्या है, लेकिन उस प्रक्रिया में जो इंटरचेंज हो रहा है उसकी बारीकियों को ध्यान नहीं दे रहे। जिस तरह से हम परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं वो परिवर्तन को हम ध्यान नहीं रखे। हम क्या करते हैं कि यही मैं बता रहा हूं कि पैथोलॉजी में एक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में ये तो आपका हीमेटोलॉजी में प्रॉब्लम है, ये हीमोग्लोबिन में है, ये आपका रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, ये आपका MCH है, ये MCH भी है, और ये आपका ASR है, और ये आपका TLC DLC, और ये आपका जो है वो प्लेटलेट्स है ना। फिर ये आपका लिवर फंक्शन है, और ये आपका ये तो आउटकम है उसका, उस प्रोसेस का जो उसने 9वें अध्याय में बता दिया, 10वें अध्याय में बता दिया, उस प्रोसेस का क्या किया, उस प्रोसेस को, डिजीज प्रोसेस को वो बता रहा है वहां पर, है ना, कि डिजीज इस तरह से साध्य से असाध्य के ग्रुप में आ गई है। वो हमने ध्यान नहीं दिया, और हम पेशेंट को, अब आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही बात है कि इतने सारे कारण हैं, हम किस किस तरफ ध्यान देंगे, लेकिन हमें कम से कम पेशेंट को बता देना चाहिए कि यू आर एंटरिंग नाउ इनटू दिस एरिया, क्यों कि अब तुमने इसका ध्यान नहीं दिया, जिससे हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाए, जिससे उसको खुद को सब पता लगे कि वो तो बेचारा अनजान है, हम ही नहीं जानते तो उसको कैसे बताएंगे। तो हम उसको बताएं कि व्हाट रॉन्ग यू आर डूइंग विथ योर हेल्थ, है ना। हम आप कहाँ जा रहे हैं भाई, आगे इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए एक मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ 9वें अध्याय में, अगर आपके पास में है तो। सॉरी 10वें अध्याय, हेतव पूर्व रूपाणि रूपाणि अल्पानि यस्य च न च तुल्य गुणो दूष्यो न च दोष प्रकृतिर्भवेत् न च काल गुणस्तुल्यो न देशो दुरुपक्रमः गतिरेका नवत्वं च रोगस्य उपद्रवो न च दोषश्चैकः समुत्पत्तौ देहः सर्वौषधक्षमः चतुष्पादोपपत्तिश्च सुखसाध्यस्य लक्षणम्।
इतने सारे सुख साध्य के लक्षण हैं। अब इसमें एक भी, अब देखिए ये अर्थांतर न्यास है कि अवांतर भेद से इनको अगर उल्टा कर दीजिए तो यही सुख साध्य असाध्य हो जाएगा। गति एक नहीं है, गति त्रिविध है। नवत्वम नहीं है, जीर्णता है। देह का सर्वौषध क्षमत्व नहीं है ना, तो असाध्यता है। न च काल गुण तुल्यो, काल गुण के तुल्य नहीं है। काल दूसरा काल आ गया है, 6 महीने हो गए, साल भर में तो काल बदल गया है। तो काल गुण तुल्यो, उसी समय उसी काल में उसी समय ठीक होनी चाहिए थे ना व्याधि, लेकिन हमने तो कई काल निकाल दिए। न देशो दुरुपक्रम है, वो और डीपर हो गई है। अब वो रस की बजाय रक्त में, रक्त की बजाय मांस में चली गई है, तो वो दुरुपक्रमणीय हो गई है। न तो तुल्य गुणो दूष्यो, पहले रस में था और कफज व्याधियां थी तो वो तुल्य गुण दोष था। अब रक्त में चले जाने से उसका तुल्य गुणता नष्ट हो गई है। तो ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हम कैसे समझेंगे? जैसे ही व्याधि में अंदर कोई प्रोग्रेस हो रही है, वैसे वैसे साध्यता जो है असाध्यता में कन्वर्ट हो रही है ना। और इन सब का कारण जो है वो पेशेंट को नहीं मालूम है। इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट अवर पेशेंट कि दैट यू आर हेडिंग द डिजीज इनक्यूरेबल। उधर जा रहे हैं। अब निमित्तम पूर्व रूपाणाम मध्य में बले काल प्रकृति दूष्याणाम सामान्य अन्यतमस्य च गर्भिणी बाल वृद्धानाम नाति उपद्रव पीड़ितम शस्त्र क्षाराग्नि कृत्यानाम अनवम कृच्छ देशजम। ये आपको कृच्छ साध्य है, दिदोषज है, विपत है, नातिकाल है। लेकिन अब अतिकाल हो गया, त्रिपत हो गया और उसके बाद में फिर त्रिदोषज भी हो गया, तो ये कैसे व्याधि कृच्छ साध्य कैसे होगी? फिर तो असाध्य हो जाएगी। तो ये जो क्रम है, इस क्रम को हमें पेशेंट को बताना पड़ेगा, समझे ना कि। और इस पर बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि अब तक एक दोष था, अब दूसरा दोष एंटर हो रहा है। अब तक एक दूष्य था, उत्तान था, अब गंभीर हो रहा है। अब एक रास्ते पर था, अब यहाँ हो रहा है। अब तक यहाँ था, अब डीपर हो रहा है। अब ये हेतव पूर्व रूपाणी अल्पानी था, अब ये हेतव पूर्व रूपाणी मध्यमानी हो रहा है ना। तो ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के कारण से, क्यों कि ये केवल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से हम डायग्नोस करते हैं, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हम जो खुद देख सकते हैं, एक वैद्य देख सकता है, वो मशीन नहीं देख सकती। और कम से कम मशीन ने तो चरक पढ़ा ही नहीं है ना, और हमने कम से कम चरक पढ़ा है, तो हमें ये सब मालूम है कि असाध्यता में ये रिपोर्ट कारण नहीं है, असाध्यता में ये प्रोसेस कारण है, ये प्रोग्रेस कारण है। ठीक है ना, असाध्यता का कारण ये है। तो इन सब चीजों को देखें तो लास्ट में इसने एक वात कलाकली अध्याय दिखा, निर्देश चतुष्क में, जिसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वात कलाकली अध्याय क्यों लिखा कि 17वें अध्याय में ये लिखा है कि तैनैव रोगा जायन्ते सर्वा ही चेष्टा वातेन सर्वा वात कृता क्रिया तैनैव रोगा जायन्ते। ये बात पित्तम पंगु कफ पंगु उसमें भी लिखा है। लेकिन तेनैव रोगा जायन्ते का मतलब रोग तो वात से ही होते हैं, इसलिए इसने केवल वात कला के लिए अध्याय लिखा, कोई कफ कला के लिए या पित्त कला के लिए अध्याय नहीं लिखा। क्यों कि सारी फिजियोलॉजी, पूरी 16 कलाओं में वात गवर्नड है। और अगर वो फिजियोलॉजी में वो गवर्निंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो वात,
वो अगर कहीं गड़बड़ होता है तो रोग होंगे। फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी में एक सिंपल सा चेंज यही है कि अब वात जो है वो अतिक्रांत है, अतिदेश है, या स्वस्थानगत नहीं है, या व्याहत गति वाला है, या स्वस्थान में नहीं है, प्रकृतिस्थ नहीं है। अव्याहत गतिर्यस्य स्थानस्थौ प्रकृतौ स्थितः है ना, जीवेत वीत रोग समाशतम, है ना, वायुस्यात्सोदिकम जीवेत वीत रोग समाशतम। अगर वायु नॉर्मल है, अव्याहत है, प्रकृतिस्थ है, स्थानस्थ है, तो रोग होने की कोई संभावना ही नहीं। इसलिए वात कला के लिए अध्याय लिखा कि इतना सब धारण आप ज्ञान नहीं कर सकते हैं, तो केवल वात की ये 16 कलाएं पढ़ ली। वायु तंत्र यंत्र धरय से लेकर के कि आयुषो अनुवृत्तिर प्रत्यय भूतो भवत्यकुपित वायु, आयु के अनुवर्तन में वायु ही कारणभूत है, अकुपित वायु। और वायु ही इस तंत्र और यंत्र, इस सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट चाहे वो सेलुलर लेवल पर हो, चाहे ऑर्गेनिक लेवल पर हो, चाहे टिश्यू लेवल पर हो, चाहे सिस्टमिक लेवल पर हो, पूरा सिस्टम और पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन वात के द्वारा संचालित है। इसलिए वात कला के लिए अध्याय लिखा, और उसको समझाने के लिए कि अगर आप नहीं समझते हैं तो प्रकृति में देख लीजिए, है ना, प्राकृतवाद को देख लीजिए, प्रकृति में देख लीजिए। तो अगर शरीर की बात समझ में नहीं आती है तो आप प्रकृति की बात को समझ लीजिए, वहां जैसा होता है वैसा ही शरीर में हो रहा है। तो ये फिर 4 अध्याय, फिर 4 कल्पना अध्याय जो है उनको एक बार छोड़ दीजिए, तो अब वो 4 बेशक रोग चतुष्क लिखता है। अब यहाँ समस्या क्या है कि मॉडर्न वाले तो इस चीज को समझ गए। हाँ हेलो, हाँ आपको थोड़ी देर में बात करता हूँ, मैं एक बार कोई लेक्चर में हूँ, है ना? हाँ मैं करता हूँ। तो अब ये जो अध्याय है 4, इन अध्यायों को मॉडर्न वाले हमसे ज्यादा अच्छे ढंग से समझते हैं, और आयुर्वेद वाले ही नहीं समझते, एलोपैथी वाले समझते हैं इनको। सबसे पहले पेशेंट में क्या देखा जाना चाहिए, रोग चतुष्क का पहला अध्याय कियंत से, निदान से भी पहले, निदान से और चिकित्सा से भी पहले सबसे पहले क्या देखना चाहिए, वो उनका रोग नहीं बता रहा है, वो यष्ट बता रहा है, ये बता रहा है कि इसका हृदय, बस्ती और शिरोमर्म ये तीनों इंटेक्ट है या नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई ऑब्जर्वेशन में आपको इसमें कोई डिफेक्ट नजर आ रहा है, तो आप धातु क्षय पर ध्यान दीजिए। आपको ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, बता रहा है वो ये बता रहा है कि सबसे पहले उसको ऑब्जर्वेशन में लाइए, इमरजेंसी केयर में लाइए, और इमरजेंसी केयर में देख करके और आप पेशेंट में हृदय, बस्ती और सिर, ये 3 प्रधान जो मर्म हैं उनकी क्रिया हानि हो गई है, तो आपको सीधा धातु क्षय की तरफ जाना चाहिए। क्यों कि ये जितने भी आशय अवयव हैं ये धातु निर्मित है, और इस धातुओं के क्षय से इन आशयों का क्षय हो जाएगा।
और क्षय हो रहा है तो आपके हाथ में चिकित्सा या निदान करने लायक कुछ बचेगा नहीं, और अंत में जाकर के विभेति दुर्बलो वीक्षण ध्यायति व्यतितेंद्रिय है, ओज क्षय है, तो फिर आपके करने लायक और कुछ है भी नहीं। अब तो केवल यही एक बात है जिसको सबसे पहले संपूर्ण कीजिए, इसकी तृप्ति कीजिए, इसका तर्पण कीजिए, और इन धातुओं को चिकित्सा की दुरूहता, जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, निदान की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, उसमें मत डालिए इस पेशेंट को। पहले इसको देखिए, ठीक है ना। और यहीं पर वो बताता है कि इनको देखने का तरीका क्या है, कि प्राकृत कर्मों की हानि देख लीजिए। प्राकृतिक कर्मणाधानी वृद्धिश्चापि विरोधी ना। प्राकृत कर्म क्या होते हैं वो बता दिया है कि उत्साहोच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समान। ये अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब प्राकृत कर्मों की, दोषों के प्राकृत कर्म रहे ही नहीं है। और दोषों के प्राकृत कर्म नहीं रहे हैं तो क्यों नहीं रहे हैं, कि उनका जो स्थायी स्वरूप है धातु, वो नष्ट हो रहे हैं। जो दोषों का स्थायी स्वरूप है वो नष्ट हो रहा है, और उनके स्थायी स्वरूप से एक तरफ जो है वो तीन प्रधान मर्म जो है वो दुष्ट हो रहे हैं, और एक तरफ जो है वो ओज, जो उनका अंतिम उपादान है, वो नष्ट हो रहा है। और इसके लिए एक एग्जाम्पल दे दिया। फिर वो दोषों के 63 भेद बता दिए। फिर वो कहता है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो सीधे हृदय या बस्ती या सिरो रोग नहीं होंगे, त्रिशोथी रोग होंगे, शोथ होंगे। इन्फ्लेमेशन इज द फाउंडेशनल डिजीज, त्रिशोथी अध्याय। शोथ होगा, और शोथ भी लोकल होगा, एक स्थान से शुरू होगा, और एक स्थान से व्याप्त होते 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 वो नेफ्राइटिस और एन्केफेलाइटिस में कन्वर्ट होगा। तो शोथ हो गया है क्या। और शोथ में निज और आगंतुक दो कारण होंगे। शोथ में वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, सान्निपातिक शोथ होंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रोग चतुष्क के 2 अध्याय और है, महारोग, खुंडाक रोग, उनमें जाइए, इनमें से कौन सा रोग है वो देख लीजिए। लेकिन ये रोग जानने के बाद भी आपको 21वां अध्याय भी देखना पड़ेगा, वो एंडोक्राइन्स का अध्याय है। अगर वो निंदितीय में से किसी प्रकार की प्रकृति वाला है तो उसके इन सामान्य प्रक्रिया से ठीक नहीं होगा। वो एक बड़ी विशेष अवस्था है। मॉडर्न वाले अब क्या है कि एलोपैथी वाले तो एंडोक्राइन्स का भी टेस्ट करवाते हैं, हम नहीं करवाते। क्यों? कि ये मेदो धातु जो है वो विशेष है। इसके कारण से ये पूरे के पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है या शरीर का जो संघनन है, उसी अध्याय में संघनन बताया गया। शरीर का जो फिजिक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बिगड़ गया है, तो रोग ठीक होने की संभावनाएं और कम हो गई। इसलिए उसको चेक कीजिए। उसी में निद्रा भी बताई गई है कि इसका मूल कारण क्या है, कि निद्रा विपर्य, जिसको हम सोचते ही नहीं है। पीसीओडी और इन सब का इलाज करते हैं, हम उसके नींद के बारे में सोचते ही नहीं। हम एंडोक्राइन्स पर फटाफट थायराइड टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन नींद के बारे में नहीं सोचते। तो नींद के कारण से होगा। क्यों? कि वो जो वियर टियर है उसका भूत धात्री निद्रा से रिपेयर होता है, वो नहीं हो रहा। उसके बाद में भी एक और अध्याय है, वो है 24वां अध्याय, विधि शोणिति। कि ये विधि आहार की भी होनी चाहिए, लेकिन शोणित की विधि बहुत जरूरी है। अगर वो शोणित दुष्ट है, मीटरोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है,
तो वो तो शरीर में सारे शरीर को युनक्ति प्राणी नाम प्राण सोनितम युनवर्तते, प्राणियों को प्राण देने वाला तत्व ही जीव रक्त है, उसकी प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं। तो ये सारे हमारे निदान से पहले के कुछ चैप्टर हैं जो निदान के हैं, और इन सब को निदान करना पड़ेगा। और ये हमें आउटकम नहीं बताता है, ये उत्पादक कारण बताता है। उसके बाद में व्यंजना कैसे कैसे होती है, ये निदान स्थान में। निदान और चिकित्सा स्थान उत्पादक कारण नहीं बताते हैं। निदान और चिकित्सा स्थान रोग विशेष बताते हैं। रोग विशेष एक व्यंजना है, एक मैनिफेस्टेशन है, एक डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ ए वेरी स्पेसिफिक डिजीज है। और स्पेसिफिकेशन से पहले जो जनरलाइज प्रॉब्लम्स है उनको सूत्र स्थान बताता है। ठीक है ना? इस सूत्र स्थान पर हम इस ढंग से चलेंगे, तब समझ में आएगा कि निदान कहाँ हम गलती कर रहे हैं, और इन चार घटकों में किस घटक को इग्नोर कर रहे हैं। और वो जो हिडन काजेज हैं जो हम समझ नहीं रहे हैं, वो इंद्रियोपक्रमणीय से आ रहे हैं, या वह नैवेगान धारणीय से आ रहे हैं, या धारणीय वेगों के अधारण करने से आ रहे हैं, या कुसंगति से आ रहे हैं, या ऋतुजन्य हो रहे हैं, या शरीर के अंग प्रत्यंगों का डेली सर्विसिंग नहीं करने के कारण से हो रहा है। तो इतना डिटेल डिस्कशन, इतना डिटेल कंसिडरेशन ये आपको करना पड़ेगा निदान से पहले। किसी रोग के जानने तक आपको इतना सब कुछ जानना पड़ेगा, ये सब आवश्यक है। ठीक है, तुमने बिल्कुल सही कहा कि देश जल काल वायु और जनपदोध्वंस अधर्म सब कुछ हो रहा है, बहुत हो रहा है, भयंकर हो रहा है। और इसका काम, इसका जिम्मेदारी किसके थी? जनपद प्रधाना नाम, है ना? नगर निगम जनपद राष्ट्र प्रधान के ऊपर थी। लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं? उसका हम तो अपनी जिम्मेदारी देखें ना, कि हम तो अपनी जिम्मेदारी से क्या कर सकते हैं, अपनी योग्यता कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको बढ़ाएं। ठीक है ना? और अपनी योग्यता के लिए आपको निदान से पहले 30 अध्याय बताए गए हैं, और भी हम डिटेल करेंगे। अभी तो मैं एक केवल इंट्रोडक्शन में आपको एक एंटर करने वाला हूं। लेकिन हर जगह चरक में एक क्रम है, सुश्रुत में भी है। लेकिन जहां पर चरक नहीं लिखता है, कम लिखता है, वहां सुश्रुत लिखता है। तो एक क्रम है कि इस क्रम से आप समझिए, अगर इस क्रम में कोई व्यतिक्रम है तो आप चिकित्सा का एक कोई लिंक मिस कर देंगे। निदान का एक महत्वपूर्ण अंश जो है वो अगर मिस हो गया आपसे गलती से, तो आप निदान की उस व्याधि की पूरी प्रक्रिया को समझ नहीं पाएंगे। और वो लिंक एलोपैथी में पूरी तरह से मिस है। लेकिन हमारे यहाँ भी मिसिंग हो रही है, हम भी नहीं कर पा रहे। हम भी वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम भी उसी एलोपैथाइजेशन ऑफ आयुर्वेद पर आ रहे हैं। तो फिर कैसे होगा बताइए? है ना? हमारे पास तो इतना महत्वपूर्ण साहित्य है कि उसमें क्या है कि हमें ध्यान देना चाहिए था। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। शिवगंगा, कैसे छोड़ दिया तुमने? नमस्ते सर। या हमें आधे बीच में? जी सर, मैं कॉलेज गई थी सर, अभी आई। गिरीश कह रहा था कि शिवगंगा को लगाओ, तो सुजाता वहां मिल गई थी तो सुजाता को लगा दिया। मैं चाहता था शिवगंगा भी अपना दायित्व निभाए। जी सर, मैं भी करूंगी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे सर? बस बेटा मजे में। जी सर। कुछ समझ में आया? जी सर। क्या जयप्रकाश, अब बताओ क्या बात है? हाँ सर,
बहुत मतलब आज मैंने जो नया चीज ये सीखा जो मिसिंग था कि जो रोगों का क्रम इसमें लिया गया है सूत्र या हमारे व्याधियों में, तो शोथ जो है वो हम ये कह सकते हैं कि सभी रोगों का एक तरह से पूर्व रूप हम कह सकते हैं कि सभी संप्राप्तियों में उसके पूर्व रूप के स्थान में शोथ वाली संप्राप्ति तो घटित हो जाती है। और बहुत ही उचित क्रम ये बताया गया है कि आगे आगे कैसे मैनिफेस्टेशन होता है। और दूसरी बात मुझे ये ध्यान में आई कि जैसे कि जो 9 वेगान धारणी अध्याय है उसमें धारणी वेग भी बताए हैं। जब धारणी वेग भी बताना था और अधारणी वेग भी बताना था तो खाली वेग अध्याय नाम लिख देते, या ऐसा भी तो हो सकता था कि धारणी वेग से शुरू करते और बाद में अधारणी वेग बताते। तो वो जो आपने वो युक्ति लगाई, क्योंकि एक बार ना राकेश नारायण से जब हम हेडक्वार्टर में थे तो एक बार बात होती थी, तो उन्होंने कहा था ना कि सारे विज्ञान, चाहे आप ज्योतिष ले लीजिए, चाहे आयुर्वेद ले लीजिए, चाहे योग ले लीजिए, सब एक ही सत्य के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग जरूरत के हिसाब से वो रूप क्रिएट किए गए हैं। तो जैसे अष्टांग योग में पहले जो है यम आता है, फिर नियम आता है, क्या क्या नहीं करना है और फिर क्या क्या करना है। पहले तो अगर मतलब कुछ करना है तो पहले जो हमारे मटके में घड़े में छेद है, पानी भरना है हमें, तो पहले छेद बंद करना होगा, बाद में पानी भरना होगा। पहले पानी भर के और छेद वैसे ही खुले तो कोई तर्क नहीं बैठता। तो न वेगान धारणीय मतलब न धारणीय वेग जो है कि पहले बताना जरूरी है, धारणीय बाद में। इसी तरह से उसके आगे जब जाते हैं तब वो जो है कि जो सदवृत्त में सारी चीजें बता रहे हैं वो भी न वाले बातें ज्यादा बता रहे हैं। क्योंकि पहले न वाले रोकिए तो सही कि आपका जो नुकसान होता जा रहा है उसको रोकिए और जो है कि फिर आगे वाले धारण करिए। और कल मैं कहीं गया था पारुल इंस्टीट्यूट में, तो उन्होंने कहा था कि पीजी के लिए लेक्चर लेने के लिए, तो कुछ समय पहले सर मुझे एक बात ध्यान में आई थी कि जो अपना ऋतुचर्या वाला प्रकरण है कि जब ऋषियों को पता है कि हेमंत और शिशिर के बाद वसंत ऋतु आने वाली है और वसंत ऋतु में जो है कि भाई कफ पिघलने वाला है और कफ की व्याधियां होने वाली है, तो कहीं तो उन्होंने ये बोला होता कि भाई हेमंत और शिशिर में ही आप सचेत हो जाइए कि आगे वसंत आने वाला है। कहीं एक लाइन लिख दिए होते, भाई आप खाइए पिए, अग्नि का ध्यान रखते हुए आप खाइए पिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जरूरत से ज्यादा कफ न बढ़ जाए, नहीं तो अगला सीजन बहुत खतरनाक होने वाला है इसके लिए। लेकिन वो लाइन कहीं नहीं लिखी। तो वहां जब मुझे जो प्रेरणा हुई और जो समझ में आया वो ये समय में उदाहरण देके ऐसे बात रखता हूँ कि एक आम का बीज जो है हमने आज लगाया और एक आम का बीज हमने 6 महीने के बाद लगाया, और जब 5-7 साल के बाद जब फल आएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि जो हमने 6 महीना पहले लगाया उसमें 6 महीना पहले फल आएगा और जो बाद में लगाया 6 महीना बाद में फल आएगा। मतलब काल का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे। तो हेमंत और शिशिर ऋतुएं और एक जगह वो बता रहे हैं कि भाई कि अब्रह्मचर्य या ब्रह्मचर्य या शुक्र जो है श्रेष्ठ धातु, उसका रक्षण करना चाहिए। और वहीं वो जब ऋतुचर्या बता रहे हैं तब बोल रहे हैं कि नहीं हेमंत और शिशिर में चलिए आपके लिए छूट है। तो ये जो विरोधाभास है, एक्चुअली ये विरोधाभास नहीं है, ये मुझे ये ध्यान में आया कि जैसे आम का ही उदाहरण ले कि मान लीजिए मई के महीने में आम प्रकट होता है, दिखाई देता, फल दिखाई देता है, शुक्र को भी फल बोला गया है या को भी फल बोला गया है। नेक्स्ट लेक्चर जो हो रही होती है वो पिछले ऋतु में हो रही होती है। तो हेमंत और शिशिर में जो है यही 2 ऋतुएं ऐसी हैं जिसमें रस से लेके शुक्र तक सारी धातुएं परिपुष्ट होती हैं। इसलिए उन्होंने बोला मौके का इस्तेमाल कर लो, खाओ पियो और सारी धातुएं बना लो, भले एक्स्ट्रा। हाँ ठीक है ना, इस बार नेक्स्ट लेक्चर तेरा रखता हूँ। नहीं ये सब आपकी बातें सुन के मुझे ऐसे होता है कि जो दिमाग में आया था आपने उसकी पुष्टि कर दी। तो नहीं वो बात जरूरी है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा भी तुम थोड़ा टाइम निकालो।
कोशिश करूंगा ऐसा। ठीक है, जरूर। थैंक और यू। इसीलिए सर एक सेकंड और एक कहना चाहता था इसी परिप्रेक्ष्य में कि जब हम जैसे आपने प्रकरण ही ऐसा तस्य जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, तो तस्य इसमें भी लागू होता है, चिकित्सा में भी, कि एक ऋतु में हमने किसी पेशेंट को डायग्नोस किया, जैसे हम लोग साधारण रूप में करते हैं कि भाई प्रमेयी है, आज से मीठा खाना बंद, ये खाना बंद, वो खाना बंद, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब हेमंत शिशिर ऋतु आए तो उसको बोलिए कि भाई आप खा सकते हो, खा लो, अगले सीजन में मैं मना करूंगा, अभी खा लो, अभी धातुएं बना लो, जो आपने बोला कि धातुओं का बल बनाना जरूरी है, क्षय वाला वो चैप्टर देखना जरूरी है। तो जब आपको ऋतुचर्या हमें समझ में आती है, तो मेरे पास जो प्रमेय के पेशेंट हैं उनको मैं वसंत ऋतु में अलग पथ्य बताता हूँ, हेमंत में अलग पथ्य बताता हूँ, शिशिर में अलग, कि मैं सोचता हूँ शिशिर में थोड़ा शुगर बढ़ भी जाएगा ना, चलेगा, लेकिन इसकी सातवें धातुएं बन जाए ना, तो अगले 8 महीने में जो है इसको अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। तो इसका चिकित्सा में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सही बात है। थैंक यू। 25 लोग आए हैं, तो आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें ये गुड रेशियो को जानना चाहिए। कोई बहुत बड़ी ऐसा हिडन कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी समझ जो है वो केवल सिलेबस तक रहे, ये काम चलेगा नहीं। ठीक है ना? थैंक यू गिरीश। Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. I think you will continue, and we will take this opportunity to share my experience and knowledge and your experience too with everyone. ठीक है ना? ये परस्पर हम अगर एक्सचेंज करेंगे तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ठीक है ना? जी सर। केवल आप श्रोता नहीं है, you are the practitioners now, and you definitely you are having the equal level of experiences, है ना? और उसको शेयर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Pranam, sir. Pranam, sir. धन्यवाद। थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू बेटा।